हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मई 12 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। नाउ इन दिस न्यूज़पेपर आज दो इम्पॉर्टेंट इशू है, बल्कि तीन है। ठीक है, एक सेडिशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, देन सेकेंड इज़ अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, एंड द थर्ड वन इज़ WHO डेटा रिलेटेड टू एक्सेस दैट। ये हमारे आज के मेन तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमको न्यूज़पेपर में देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन फैक्चुअल न्यूज़, रॉयल एकेडमी अवार्ड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, किसको मिला है? एक इंडियन को इस बार मिला है। सो वी विल बी स्टडिंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस we will be looking at some important economic situation which is happening in India. First one is about inflation and the second one is about depreciation of rupee. So let's start with the news. The first is Supreme Court puts colonial sedition law on hold. Okay, so there is section 124A of IPC, okay, which is related to sedition. So we will just see some of the केसेस रिलेटेड टू सेडिशन। तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जाएंगे। सो नाउ सी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक रिपोर्ट है जो कहता है कि बिटवीन 2015 एंड 2020 5 साल के भीतर, ओके, सेक्शन 124A में जो केसेस थे सेडिशन के, उसमें 548 पीपल को अरेस्ट किया गया। ओके, एंड सेडिशन केस जो स्लैप हुआ वो 356 पीपल के ऊपर था। नाउ देयर आर सर्टेन प्रोमिनेंट केसेस ऑफ दिशा रवि। सो दिशा रवि, हु इज़ अ 21 year old बेंगलुरु बेस्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, शी वाज अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस, ओके, एंड शी वाज ग्रांटेड बेल ऑन February 23, 2021 बाय दिल्ली कोर्ट। द नेक्स्ट वर कश्मीरी स्टूडेंट्स फ्रॉम आगरा, they were arrested on October 28, 2021 for posting a WhatsApp status which celebrated the Pakistan players विक्ट्री। ओके, अब वो अभी भी जेल में है। ठीक है, अप्रैल 26 को दे गॉट बेल फ्रॉम इलाहाबाद, सॉरी, ऑन March 30 दे गॉट बेल फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट, बट दे वर स्टिल इन जेल टिल April 26 बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल गारंटर्स, हाई सिक्योरिटी अमाउंट एंड पुलिस वेरिफिकेशन। उसके बाद शर्जिल इमाम, सो JNU student who had allegedly made inflammatory speech at Jamia Millia Islamia and at Aligarh Muslim University, and he was also the part of anti-CAA stare. The next is Kanhaiya Kumar, who is a former JNU president. So he was also slapped with the sedition cases in 2016. Now, what are the important things which the court has said? So पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कोर्ट है उसने सस्पेंड कर दिया है सारे पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स विच आर अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC। ओके, द नेक्स्ट इज दैट कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट इट होप्स एंड एक्सपेक्ट्स दैट द सेंटर एंड स्टेट डू नॉट रजिस्टर न्यू FIR अंडर सेक्शन 124A until it is under reconsideration by the union government. Now let's go to editorial to understand this issue in more detail. Now frozen sedition. Okay, so यहाँ पे this article it says that the government now must heed the spirit of Supreme Court order and help prevent the मिसयूज़ ऑफ सेडिशन लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन आया है या जो जजमेंट आया है अबाउट द सेडिशन लॉ, ओके, इट हैज़ कम अंडर द बैकग्राउंड दैट द सेंटर हैज़ सेड दैट इट इज़ रिकन्सिडरिंग द लॉ गिवन इट्स मिसयूज़ विच इज़ हैपनिंग। ओके, अब इसमें जो कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं वो इसमें देखिए और एकदम क्लियर है दैट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ इफेक्टिवली सस्पेंडेड द ऑपरेशन ऑफ सेडिशन प्रोविजन इन कंट्रीज पेनल लॉ। ठीक है, कब तक? जब तक इसके बारे में एक क्लैरिटी नहीं आ जाती है। ओके, नाउ व्हाट इज सेक्शन 124A? सेक्शन 124A, इट क्रिमिनलाइजेज एनी स्पीच, राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन दैट एक्साइट्स डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
Now see what is the problem with the sedition law. It has been mentioned in the second passage. तो सेकेंड पैसेज कहता है कि जो सेडिशन लॉ है उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि एक तो ये ब्रिटिश टाइम का लॉ है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इसका जो रैम्पेंट मिसयूज़ होते जा रहा है. एंड कोर्ट हैज़ सेड कि जो पुलिस अथॉरिटीज़ है दे डू नॉट हीड टू दी लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय 1962 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, दैट इज़ केदारनाथ जजमेंट. सो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी एंड इट इम्पोज सर्टन लिमिटेशंस इन सेडिशन केसेस. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि उस जजमेंट में क्या था. सो सेडिशन was to be applicable only for those acts which involve intention or tendency to create disorder, disturbance of law and order or incitement to violence. but अब प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, पुलिस जो है वो इस जजमेंट को एक ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर लेती है और मतलब अरेस्ट कर लेती है काफ़ी लोगों को. ओके, सो ओवर हियर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि दैट वेदर टू ओवर रूल अ डिसीजन विच हैज़ बीन रेंडर्ड बाय अ 5 जज बेंच 60 years ago. ओके, और टू मेक सेक्शन 124A अनकॉन्स्टिट्यूशनल. Now friends, the next news is Supreme Court slams government claim that only president has the pardon power. तो यहाँ पे ये जो केस है इट इज़ रिलेटेड विद पेरारीवलन केस हु इज़ कन्विक्टेड इन राजीव गांधी असैसिनेशन आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पे ये केस ऐसा है कि he was given a death sentence. Then the Council of Ministers of Tamil Nadu they advised governor to ग्रांट हिम पार्डन. अब सेंटर जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, कह रहा है कि जो डेथ सेंटेंसेस के केस में जो पावर होता है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया है. ओके, सो वी विल सी 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161. सो आर्टिकल 72 इट रिलेट्स विद पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. And article 161 it relates with pardoning power of governor. So let's look at the pardoning power of president first. Article 72. So under article 72 the president has the power to grant pardon, along with that reprieve, respite or remission of punishment. Okay, the president can also suspend, remit or commute the sentence of any person who has been convicted for punishment or sentenced by a court martial, or in all cases where the matter relates to the executive power of the union, and in all cases where the sentence is a death sentence. The next is, अगर हम article 161 को देखें, in 161 it has been written that the governor of a state have the power to grant pardon, reprieve, respite or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense against any law to the matter to which the executive power of the state extends. ठीक है, अब यहाँ पे if we just see the article 72. ओके, सो अगर हम आर्टिकल 72 को देखेंगे, सो इट ग्रांट्स द पावर टू द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 61 टू द गवर्नर. तो जो डेथ रो कन्विक्ट्स होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है, आइदर दे कैन गो टू गवर्नर और दे कैन डायरेक्टली गो टू प्रेसिडेंट. द नेक्स्ट इज साइक्लोन असानी. ठीक है, सो दिस साइक्लोन असानी इट हैज़ डेवलप्ड इन बे ऑफ बंगाल. नाउ जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि ये जो साइक्लोन के नेम्स हैं, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशियन रीजन में, कंट्रीज इन इंडियन ओशियन रीजन, दे गिव द नेम फॉर द साइक्लोन्स एंड विच इज़ सिलेक्टेड अल्फ़ाबेटिकली इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इसके पहले हमने एक साइक्लोन के बारे में पढ़ा था, साइक्लोन जवार. तो साइक्लोन जवार, जो जवार नाम था, इट वाज गिवन बाय सऊदी अरेबिया. एंड साइक्लोन असानी, दिस नेम इज़ गिवन बाय श्रीलंका. ठीक है, ऐसे एलेट में ये क्वेश्चन आ चुका है.
ठीक है, कि वो साइक्लोन के नाम के बारे में पूछते हैं कि ये जो नाम है ये किस कंट्री ने नाम दिया हुआ है, ठीक है। हु सजेस्ट दिस नेम्स टू द साइक्लोन, इट इज़ द कंट्रीज विच लाइज इन द बेसिन ऑफ इंडियन ओशियन रीजन इंक्लूडिंग इट्स सीज। ओके, नाउ साइक्लोन असानी जो है इट में ब्रीफली एंटर आंध्र प्रदेश। इसका प्रेडिक्शन है IMD का कि इट इज़ गोइंग टू लैंड इन ओडिशा एंड गोइंग टू ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। The next is engage, not dismiss. Now here we are talking about excess death, ठीक है। So I just give you a certain background. Excess death का मतलब होता है कि the excess death which has happened during pandemic compared to normal time, ठीक है। मान लो normal time में the death rate is 10% and during pandemic it increased to 30%. So the excess death मतलब difference between the death rate during pandemic, number of death during pandemic and number of death during normal years, इसको हम कहते हैं excess death. Now हम कोविड-19 से पिछले 2 साल से जूझ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे excess death हुआ ही है बिकॉज इट वॉज अ पैंडमिक। इंडिया में भी 3 वेव्स होके गए, तो अब यहाँ पे जो डेथ्स हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, ओके, तो इसमें excess death का मतलब कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेथ विच हैज़ हैपेंड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस है। अगर हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम देखें इंडिया का, ठीक है, इट रिकॉर्ड्स द डेथ एट अराउंड समवेयर 4.7 to 5.2 लाख, ठीक है। अब अगर हम यही चीज़ WHO का अगर डेटा देखते हैं तो इट इज़ 10 टाइम्स ऑफ दिस, ओके, 10 टाइम्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसी आया है वो कहाँ से आया है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। सो इफ़ यू विल जस्ट सी दिस पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इट सेज दैट WHO एस्टिमेट जो स्टेट्स का जो स्टेट्स के लिए है, इट इज़ बेस्ड ऑन द CRS, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑब्टेन्ड बाय न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त स्टेट्स के जो CRS से जो डेटा ऑब्टेन कर रही थी, जो कंपाइल कर रही थी, उसके बेसिस पे WHO ने अपना डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। अब 2020 तक की अगर हम बात करें फॉर 2020, तो क्यूमुलेटिवली द एक्सेस डेथ एस्टिमेशन वाज 5.5 लाख फॉर 12 स्टेट्स, ओके। अब यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी उन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे CRS डेटा या तो अवेलेबल नहीं थे या पार्शली अवेलेबल थे 2020 के पहले। खास करके इसमें उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि जहाँ पे अगर हम देखेंगे कि there were 8.73 lakh death in 2020 and 9.45 lakh death in 2019, ओके। अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इट वाज 48.5 इन 2020 एंड 51.3 लाख इन 2019, ओके। तो यहाँ का जो डेटा है इट फेल सिग्निफिकेंटली। अगर आप देख सकेंगे 2019 और 2020 का कंपेयर करेंगे तो 2019 का डेटा ज़्यादा दिखा रहा है, 2020 जब वो पैंडमिक का टाइम था तब डेथ हमारे कम दिखा रहे हैं। तो जब अगर ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये अगर WHO ने जैसे ही ऐड किया तो नंबर्स बढ़ने लगे, एक्सेस डेथ का नंबर बढ़ने लगा, ओके। सो दिस इज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डेटा। द नेक्स्ट इज फ्रॉम द इकोनॉमी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीक रूपी ब्लीक क्लाइमेट। यहाँ पे बात क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। Now what is depreciation of rupee? Depreciation of rupee मतलब when rupee starts losing its value against dollar, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब भी डॉलर आउटफ्लो ज़्यादा होगा, whenever the dollar outflow मतलब डॉलर leaving India, so the value of rupee against dollar will start falling. Now what is the reason for current weak rupee? The first is increase in US Federal Reserve rate. US Fed ने US में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। Second is inflation in India. Okay, so because of this, the foreign portfolio investors, they are now moving out, pulling out their investment from India and putting it in United States and other economy. The next is high price of crude oil and uncertainty due to war. So all these are the factors which has led to weak rupee, okay. Now weak rupee का
सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? वीक रुपी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है करंट अकाउंट डेफिसिट पे। ओके, वीक रुपी का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? करंट अकाउंट डेफिसिट पे। नाउ अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चले गया, ठीक है, फाइन, सो डेफिनेटली अगेन देयर विल बी इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड इफ देयर इज इन्फ्लेशन अगेन देयर विल बी मोर कैपिटल आउटफ्लो विच विल लीड टू मोर वीकनिंग ऑफ रुपी एंड मोर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये एक साइकिल बन जाता है। द नेक्स्ट इज डीप इकोलॉजिज्म एंड शैलो इकोलॉजिज्म। ये एक नए टर्म्स हैं, तो कभी कभी टर्म्स के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पेपर में आया था या इसके बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो इसका मतलब क्या होता है। सो देखिए, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, शैलो इकोलॉजिज्म एंड डीप इकोलॉजिज्म, ठीक है। अब क्या है कि ह्यूमन इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट पे, ठीक है, वो अब सबको पता है कि बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स देयर इज ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरनमेंट इज बीइंग डैमेज्ड। सो ह्यूमन बीइंग्स नीड टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल। ओके, तो यहाँ पे जो शैलो इकोलॉजिज्म है, इट प्रमोट्स tweaking very simple things in the lifestyle to minimize the impact on environment. But deep ecologism is something different. So deep ecologism is, it aspires to sustain nature by making large scale changes to our lifestyle। जैसे कि हम कमर्शियल फार्मिंग जो है उसको लिमिट कर सकते हैं टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट एरिया। वी कैन reduce the artificial fattening of animals. We can reshape our transport system which involve the use of internal combustion engine. So it calls for major restructuring of lifestyle approaches in human beings. The next is B.V. Doshi receives Royal Gold Medal, ठीक है। सो नोटेड आर्किटेक्ट बालकृष्ण विठलदास दोशी, okay, he is the one who has designed IIM Jodhpur. So he is a noted architect Balakrishna Vishal Das Joshi. He has been conferred with the prestigious Royal Gold Medal 2020. Now this Royal Gold Medal is for, it is the highest honor for architecture, okay। So this has been awarded by Royal Institute of British Architect, okay, जिसके president है Simon Allott, who presented this award to B.V. Doshi at his residence in Ahmedabad. नाउ द रॉयल गोल्ड मेडल के बारे में खास बात क्या है कि ये जो अवार्ड है ये अप्रूव किया जाता है पर्सनली बाय द क्वीन एलिजाबेथ। अभी हमने कल के न्यूज़ में पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट को एड्रेस करना होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, वो 60 साल से क्वीन एलिजाबेथ कर रही थी, बट अब उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो प्रिंस चार्ल्स उनकी जगह पे किए हैं। सो दिस अवार्ड इज अप्रूव्ड पर्सनली बाय द ब्रिटेन्स क्वीन, ओके, and it is given to the people who have a significant influence on the advancement of architecture। अब बीवी दोशी को और भी प्राइज मिल चुके हैं, ठीक है। he has also been awarded with Pritzker Architecture Prize also। अब देखिए यहाँ पे नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का एक डेटा आया है रिलेटेड टू जेंडर बेस्ड वायलेंस। उसमें से भी अगर हम देखेंगे ये वाली लाइन, तो ये काफ़ी वरीसम लाइन है, दैट 98% विक्टिम्स डोंट एक्सेस हेल्थ केयर। सो देयर इज अ ट्रेंड दैट 98% ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस सर्वाइवर्स दे डू नॉट एक्सेस हेल्थ केयर, ओके, दो दे आर एक्सपीरियंसिंग लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल consequences। So this statement has been made by Doctors Without Borders, okay, which was released on Wednesday on the latest family health सर्वे। जो नेशनल लेटेस्ट फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें इस डेटा को इंडिकेट किया गया है। द नेक्स्ट इज
अल जजीरा जर्नलिस्ट शॉट डेड ड्यूरिंग इजराइल्स वेस्ट बैंक रेड। कभी कभी क्या होता है कि ना नाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट वाज शॉट डेड ड्यूरिंग इजराइल्स वेस्ट बैंक रेड। तो वेस्ट बैंक एक एरिया है इजराइल में, ठीक है। सो इट इज़ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक टाउन विच वॉज ऑक्यूपाइड बाई इसराइल। तो यहाँ पे जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं अल जजीरा की, शी वॉज शॉट एंड किल्ड वाइल कवरिंग एन इजरायली रेड। उनका नाम क्या है? शिरीन अबू अखले। Okay, so she is a Palestinian reporter for the broadcaster's Arabic language channel and she is also a US citizen. Then another journalist Ali Samaudi, he was hospitalized. Now Al Jazeera जो है वो कतार का न्यूज़ चैनल है, okay, and it is based in Qatar. The next is political crisis which is going on in Sri Lanka because of economic crisis. So we already know that PM Mahinda Rajapaksa has already resigned. Now Gotabaya Rajapaksa, who is the president, is going to appoint prime minister and cabinet in a week. So he has met former prime minister Vikram Singhe and he has explored the possibility of appointing him as the prime minister. The next is, now you can see over here, the central bank is saying that economy is on the brink of total collapse. तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक चीफ जो हैं श्रीलंका के, वो भी कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो इकोनॉमी को बचाया नहीं जा सकता है। The next is UK to defend Sweden if it comes under attack. So Sweden, one of the Nordic country, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड को कि दैट इफ दे आर अंडर अटैक देन दे विल बी डिफेंडेड बाय यूनाइटेड किंगडम टू बॉस्टर द यूरोपियन सिक्योरिटी। नाउ स्वीडन और फिनलैंड के बारे में, दे बोथ आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन नाटो, ओके, बट द प्रोसेसिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन विल टेक अप टू ईयर, ठीक है। इसके पहले जो फिनलैंड है, ठीक है ना, ये एक न्यूट्रल पार्टी था, ओके। सो उसको हम कहते थे फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंडाइजेशन का मतलब कि दैट रिमेनिंग न्यूट्रल टू बोथ यूएसएसआर एंड नाटो। द नेक्स्ट इज वन मोर पुसी राइट मेंबर फ्लीज रशिया। तो ये एक अपोजिशन ग्रुप आप कह सकते हो रशिया में, ठीक है। एंड इसकी जो मेंबर है मारिया एलोइखिना, शी हैज़ लेफ्ट रशिया, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट शी हैज़ जॉइंड थाउजेंड्स ऑफ रशियंस हु हैव फ्लेड रशिया सिंस व्लादिमीर पुतिन सेंड ट्रूप्स इनटू यूक्रेन ऑन February 24. So she was already under restricted movement for protesting in support of Kremlin critic Alexei Navalny. तो Alexei Navalny के बारे में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। Alexei Navalny ये वहाँ के ऑपोजिशन लीडर हैं, ठीक है, एंड ही हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड सार्कोव प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, सार्कोव प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। The next is about inflation. So currently inflation, it is the biggest challenge in India. So in India, if you will see WPI and CPI, so WPI is more than 14% right now and CPI is more than 6%, okay, above the tolerance limit of RBI, okay. So in response of this, RBI is withdrawing accommodation gradually, and has increased the repo rate, the rate at which the bank borrows from RBI, from 4% to 4.4%, okay. Now if you just see the consumer price inflation, तो कितना चल रहा है अभी 6.95%, मतलब ऑलमोस्ट 7%, ठीक है। जो हमारा टॉलरेंस लिमिट है वो है 4% प्लस माइनस 2%, मतलब it should be from 2% to 6%, but currently it is 6.95%, ठीक है। So it is above the tolerance limit, so which forced RBI to increase the repo rate. नाउ सी जो RBI का रिव्यू है उसमें कुछ चीज़ों की बात हुई है, फैक्टर्स हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
Now see the nearly 7% inflation, okay, it has come against the backdrop of Indonesia's decision to ban edible oil export. ये हमने पहले भी किया हुआ है कि इंडोनेशिया में खुद एडिबल ऑयल पाम ऑयल का दाम बढ़ते जा रहा है. सो इंडोनेशिया हैज़ पुट द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल. मलेशिया में लेबर प्रॉब्लम की वजह से पहले से ही पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है. रशिया यूक्रेन क्राइसिस के वजह से सनफ्लावर ऑयल का जो सप्लाई है वो कम हुआ है. अर्जेंटीना में एंड कनाडा में देयर इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड विद सोयाबीन एंड कैनोलिया ऑयल. Now the next is you can see escalation in sunflower oil. Coal supply constraints is already growing on. Coal supply constraints already है. हम देख रहे हैं कि that major thermal power corporation they are importing coal. Major states they are importing coal. Many passenger trains have been cancelled to allow the faster transportation of coal to the thermal power station to assuage the current electricity crisis. Then inflation is also there in manufactured goods. Then there is low growth in contact intensive services, and now the next is food and crude inflation is spreading. फ्रेंड्स यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ कोर इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन. सो नाउ सी व्हाट इज़ कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन मतलब वो इन्फ्लेशन जिसमें हम फूड एंड फ्यूल इंक्लूड नहीं करते, व्हेन वी डोंट इंक्लूड फूड एंड फ्यूल. And stagflation, it is a concept which emerged in mid 1960s, and it says that stagflation का मतलब होता है high inflation and high unemployment. Okay, so I have already taken a GK short on stagflation. Please watch that GK short and write me in the comment box that who coined this term stagflation. So friends, that's all for today. We will meet again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.